हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस में हूँ आपका दोस्त आरिश अमीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम वीडियो कर रहे थे भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, तो इसमें इसके पहले की फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स पॉइंट्स को देख लिया, किस तरह से गवर्नर जनरल का इतिहास रहा था, कब हम गवर्नर कहते हैं, कब गवर्नर जनरल कहते हैं, कब बंगाल का गवर्नर कहते हैं और कब वो वाइसराय। और इसी तरह से जब ये आधुनिक भारत का इतिहास, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 को, तो हम कैसे इस पद को हम प्रेसिडेंट का पद बना देते हैं। तो इस तरह से ये सब हमने बात की थी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स को। तो इसके आगे के पॉइंट्स को हम डील करेंगे कि किस तरह से भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वाइसराय को। मैंने कहा था टोटल इनकी संख्या लगभग 35 है, तो 35 में से 15 गवर्नर जनरल हैं और 20 वाइसराय है। तो फर्स्ट पार्ट में हम 15 गवर्नर जनरल को करेंगे, जिसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। देन आफ्टर हम वाइसराय को करेंगे और वाइसराय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हम पॉइंट्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको संख्या 5 बताई फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल की संख्या है लगभग 15 गवर्नर जनरल में कौन कौन है, एक सरसरी तौर पर हम नाम देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग, एम्सहर्स्ट, विलियम बेंटिंग, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी और ये है हमारे आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1857 का विद्रोह होगा फ्रेंड्स, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसको जानते हैं आप। इसके बाद सीधे क्राउन मतलब ब्रिटेन के अंदर में चला जाएगा भारत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब सीधा वाइसराय का पद बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं वाइसराय को। तो ये कुछ वाइसराय हैं। लॉर्ड कैनिंग हमारे प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी है। एल्गिन, जॉन लॉरेंस, मेयो, नॉर्थबुक, नॉलिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, अर्विन, विलिंगडन, लिनलिथगो, वेवेल और ये हैं हमारे आखिरी वाइसराय जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद हमारे भारतीय वाइसराय, भारतीय मूल के वाइसराय जो है वो हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। आप नाम देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे कि इतना कैसे याद होगा 15 वाइसराय और 15 गवर्नर जनरल और 20 वाइसराय कैसे याद होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट वाइसराय हैं, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, उन सबको हम डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम नोट्स की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में व्यापारिक कंपनी बनती है और वो भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। उस वक्त के बादशाह जहांगीर हैं। जहांगीर से अंग्रेज़ अधिकारी इजाज़त लेते हैं और व्यापार शुरू करते हैं। धीरे धीरे देखते हैं कि भारत जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से बिखर जाता है। बिखरने के बाद क्या होता है, अंग्रेज़ अधिकारी को लगता है कि अब हम ज़्यादा सक्षम मूड में हैं, हम ज़्यादा सक्षम हैं मुगल से, तो क्यों ना हम राजनीति में हस्तक्षेप करें और धीरे धीरे करके पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लें। तो इसी के आधार पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में लड़ा जाता है। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। पहला लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाते हैं और वो क्या करते हैं, भारत में द्वैध शासन की स्थापना करते हैं। द्वैध शासन को आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या है द्वैध शासन। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 65 से 67 इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन डायआर्की को लागू किया। डायआर्की सिस्टम में क्या होता था, बंगाल का नवाब भी शासन करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों मिल करके कंबाइन होकर के शासन करेगी। इसलिए इसको क्या कहा गया, द्वैध शासन। द्वैध आपको याद होगा, दो शब्द दो निकल रहा है यहाँ से, दो मतलब दोहरा शासन, इसको द्वैध शासन कहा गया। इस तरह में इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब कौन चलाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रशासन कौन चलाएगा, प्रशासन चलाएगा बंगाल का नवाब, और भू राजस्व मतलब टैक्स कौन वसूलेगा, सैनिक कौन रखेगा, सैनिक संरक्षण कौन करे, तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इसके बाद कौन बनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बाद लॉर्ड वेरेलिस्ट बनते हैं, कर्टियर बनते हैं। उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट रॉबर्ट क्लाइव को रखना है और दूसरा वॉरेन हेस्टिंग है, जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो वॉरेन हेस्टिंग 72 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं। उसके बाद 1972 के बाद 73 में एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर बने। जैसे गवर्नर बनते हैं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत कहा जाता है कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना है, किस तरह से आपको रेगुलेट करना है कंपनी को। तो इसके आधार पे वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहले वो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो अब जो पीरियड आएगा 1774-85 में, वो क्या बन गया, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट को शॉर्टकट में देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना था, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना था। ये ईस्ट इंडिया का रेगुलेटिंग एक्ट का काम था। साथ ही साथ इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात की गई थी कि इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और पहली न्यायाधीश कौन बने, एलिजा एम्पे थी।
आगे बात करते हैं वॉरेन हास्टिंग के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वॉरेन हास्टिंग 1774 से 85, इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके शासनकाल में हुई थी, उस वक्त के कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट के प्रकाशन इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम वॉरेन हस्टिंग को याद करेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे आप। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंगाल गजट का प्रकाशन भी इन्हीं के समय हुआ। तो ये 2 बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब क्या हुआ, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसको दूर करने के लिए उसके अगले साल उसके बाद क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजी हितों की रक्षा करने के लिए। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमजोरियां थी, खामियां थी, जो छूट गया था, उन सब में सुधार किया गया, और सुधार करने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके तहत इंग्लैंड में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई कि किस तरह से आप नियंत्रण करेंगे, तो उसकी एक बोर्ड बैठाया गया, कुछ लोगों को मेंबर सदस्य बनाया गया, और इस तरह से वो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे इंडिया को। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए, और इसके तहत क्या किया गया, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग से इतना ज़्यादा खफा हुए, गुस्सा हुए कि उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चला गए। कहा कि हम काम नहीं करेंगे अब। वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर बने। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, वॉरेन हेस्टिंग उस वक्त के गवर्नर जनरल थे बंगाल के। अब होता क्या है, गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने उनके सामने क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जो इनको पसंद नहीं था। उन्होंने विरोध किया और अपना इस्तीफा देकर के इंग्लैंड चले गए। जब इंग्लैंड चले गए तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। तो उनके ऊपर बाद में फिर उनको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। चलिए, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब इनके बाद कौन बनेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस बनेंगे। तो आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं। इनके शासनकाल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए। क्या क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, पुलिस व्यवस्था को लागू किया, और सिविल सेवा। आप यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब जितनी भी सिविल सेवा का नाम जानते हैं, ये जो इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, यहीं से होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से होती है। आइए जरा शॉर्टकट में देखते हैं क्या है सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, नियमित रूप से एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम निकालेगा वो क्वालिफाई करके अधिकारी बनेगा या सिविल सेवक बनेगा। वो कब से शुरू होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में शुरू होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय काल में होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की, लेकिन जो नियमित रूप से एग्जाम वगैरह होगा वो कब होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अब देखते हैं पुलिस व्यवस्था। तो कॉर्नवालिस ने प्रत्येक ज़िले में, जितना भी उस ज़माने में ज़िला था, प्रत्येक ज़िले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों भी नियुक्त किए। तो ये किनका देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। साथ ही साथ उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त में 1993 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। किनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लेकिन इस योजना को, स्थायी बंदोबस्त की योजना को बनाया किसने था, तो सर जॉन शोर ने बनाया था। दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थिति में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, लेकिन इस योजना को बनाने का श्रेय किसको जाता है, सर जॉन शोर को जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, इससे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो है हमारे सर जॉन शोर।
तो भारत के अगले गवर्नर जनरल कौन है फ्रेंड? तो सर जॉन शोर हैं। इनके में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, खारदा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मराठा और निज़ाम के बीच लड़ा गया था। अगले हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए। सहायक संधि प्रणाली हुई, बसीन की संधि हुई, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली को हम इन डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली, तो इसने भारत में फ्रांसीसियों का भय समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश राज का क्या करना था? विस्तार करना था। तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो आपको याद होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। नोट, सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकारा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एक सहायक संधि प्रणाली को किसने स्वीकारा था? तो हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकारा था। अब बसीन की संधि की बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए। तो बसीन की संधि का बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेज़ों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना। अंग्रेज़ और पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी बसीन की संधि। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में लगा गया था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे टीपू सुल्तान। तो अंग्रेज़ और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध लड़ा गया। टोटल 4 युद्ध लड़ा गया है फ्रेंड्स। 32 वर्षों के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे, जो 1767 से 1799 तक चला था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये इनका शासनकाल है। किनके का शासनकाल में कौन सा युद्ध? तो लॉर्ड वॉरेलिस्ट के शासनकाल में प्रथम हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा, और चौथा जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये इंपॉर्टेंट है चतुर्थ युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने अपना चौथा इंपॉर्टेंट काम क्या किया फ्रेंड्स? तो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद बात करते हैं सर जॉर्ज वार्लो की और लॉर्ड मिंटो की। तो इनके शासनकाल में, वार्लो के शासनकाल में विल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो याद कर सकते हैं आप, वार्लो और विल्लोर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में। तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि की थी। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं गवर्नर जनरल भारत के इनके समय काल में। तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो थे। मद्रास के कौन थे गवर्नर? टॉमस मुनरो थे। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। रैयतवारी, इससे पहले हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त का। तो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस की इसमें, लेकिन बनाया था उस योजना को किसने? तो सर जॉन शोर ने बनाया था। स्थायी बंदोबस्त के बाद क्या होता है फिर? रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया जाता है। वो किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो रैयतवारी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए क्या होता है। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? किसान से जमींदार टैक्स वसूलते थे, फिर टैक्स से क्या इसको ब्रिटिश सरकार को जाता था। लेकिन रैयतवारी व्यवस्था में क्या किया गया? सीधे जमींदार को उड़ा दिया गया, यहाँ से जमींदार को हटा दिया गया, और डायरेक्ट अंग्रेज क्या करते थे? किसान से टैक्स वसूलते थे, और बीच से जमींदार के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि होता क्या था, किसान से जो टैक्स जमींदार वसूलते थे वो बहुत ज़्यादा वसूलते थे, अंग्रेज सरकार के पास उतना नहीं पहुँचाते थे। इस वजह से अंग्रेज सरकार ने मद्रास के क्षेत्र में चेंजेस किया, बदलाव किया, रैयतवारी व्यवस्था को लाया, और बीच से जमींदार को उड़ा दिया और कहा कि हम डायरेक्ट अब किसान से, रैयत से टैक्स वसूलेंगे। तो ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी के बंदोबस्त के बारे में था। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की और कुछ इंपॉर्टेंट बात को। तो ये वही यहाँ पे बताया है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू की हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लेंगे 12 महल में शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये भी हमने देख लिया, आगे बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका शासनकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का, इनके शासनकाल को शांति का शासनकाल कहा। तो फ्रेंड्स, अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके शासनकाल को शांति का शासनकाल कहा जाता है। इसमें भारत ने बहुत तरक्की की। तो आइए फ्रेंड्स, इसके देखते हैं कि कैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो इसके पहले हमने देखा फ्रेंड्स कि इससे पहले को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है चार्टर एक्ट। 1833 में एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट। आपने देखा, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट देखा आपने फ्रेंड्स, उसके बाद आपने पिट्स इंडिया एक्ट देखा। अब यहाँ पे तीसरे एक्ट की बात हो रही है, 1833 में चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, मतलब बना दिया गया। अब तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इनके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, घटनाएं घटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, ठगी पर बैन लगा दिया। 1835
ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया। 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज़ी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेज़ी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। नहरें, सड़कें जैसी कई सुविधाजनक सुधार किए। तो इनका जो शासनकाल रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट शासनकाल रहा। इन्होंने बहुत ज़्यादा भारत को इम्प्रूव किया और सुधार करने की कोशिश की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने अपने शासनकाल में प्रेस की स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख कार्य किया। आपको पता है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। किसने प्रतिबंध लगाया, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आपने ऊपर वीडियो में देखा होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था और दोबारा से उसको फिर से स्वतंत्रता किसने दिलाई। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने दोबारा से इसको स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख कार्य किया। उसके बाद ऑकलैंड आते हैं, एलन बोरो आते हैं, हार्डिंग्स आते हैं। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं क्या है। तो एलन बोरो से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया और साथ ही साथ हार्डिंग से इनके शासनकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। इनका शासनकाल 1844 से 48 रहा है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल हैं वो हैं डलहौजी। तो डलहौजी को ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, तो रेलवे का विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ, संचार प्रणाली का विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ और साथ ही साथ 1954 में डाकघर अधिनियम जो पास हुआ वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ, डलहौजी के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे का विकास डलहौजी के शासनकाल में। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच क्या चली, रेल लाइन चली थी। दूसरा, संचार प्रणाली का विकास हुआ। पहली संचार सेवा आगरा से कलकत्ता के बीच शुरू हुई थी। 1954 के डाकघर अधिनियम पास हुआ जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम जिन्होंने डलहौजी ने किया था। आगे मैंने आपको बात किया था, आपको याद दिलाया होगा फ्रेंड्स कि इनके शासनकाल में सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है। आज जो डलहौजी हैं रूम नोट में हमने देखा था, तो सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी, पर इसने सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की। एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको नौकरी पर रखा जाएगा। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, डलहौजी के समयकाल में होती है। और पहले भारतीय आईएएस कौन बनते हैं, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1863 में 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और डलहौजी के सामने हड़प नीति का इन्होंने सिद्धांत लाया था। हड़प नीति के सिद्धांत को समझते हैं तो डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसके शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब मान लेते हैं कि ये सतारा है या झांसी है, झांसी के ऊपर अगर कोई इसका उत्तराधिकार नहीं होगा तो अंग्रेज़ क्या करेंगे, हड़प नीति के थ्रू इसको अपने अंडर में ले लेंगे। मतलब जिस भी क्षेत्र का उत्तराधिकार नहीं था उसे शासन करने का अधिकार छीनकर वो ब्रिटिश राज्य में मिला देते थे। तो ये क्या थी, हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते थे। और सबसे पहला राज्य जो उसको मिलाया गया इस नीति के अकॉर्डिंग वो था सतारा। तो सतारा को मिलाया गया। ये महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र था। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को भी इस नीति के द्वारा ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया। तो डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत लाया था। अब इसके बाद करते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये हमारे अंतिम भारत के गवर्नर जनरल हैं और साथ ही साथ पहले वायसराय भी हैं। तो इनके शासनकाल 1857 का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इस विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और सीधा का सीधा ब्रिटेन के हाथों में दे दिया गया। अब यहाँ से डायरेक्ट क्राउन का शासनकाल चलेगा और वायसराय का पद बनाया जाएगा। वायसराय के पद पे बैठेंगे कैनिंग। तो भारत के पहला वायसराय कौन बनेंगे, तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। और साथ ही साथ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल होंगे। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स गवर्नर जनरल को लेकर के हमने सभी को डील किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स अब थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा, 2 सेकंड में आपको आंसर करना है, नहीं तो फिर मैं बताऊँगा आंसर उसको क्या है। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थॉमस मुनरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं अपनाया गया था? नहीं अपनाया गया था मतलब आपको याद होना चाहिए किस पे लागू किया गया था। तो आपको पता है सतारा, उदयपुर, झांसी, इन तीनों पर लागू किया गया था, पंजाब पर लागू नहीं किया गया था। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। पांचवा सवाल हो गया। हम छठा सवाल को करेंगे, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? प्रतियोगिता परीक्षा पूछ रहा है फ्रेंड्स, प्रतियोगिता परीक्षा, तो आपको याद होगा, बताइए कौन है वो? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कौन है? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। कब चुने गए थे फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी सा, कब चुने गए थे? क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, आपको याद होगा किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाअभियोग चलाया गया था। इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? पहला वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल भी। 10वां नंबर सवाल की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था? बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी ये बताना है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बम्बई। बम्बई से ठाणे तक चली थी ये यात्रा 1853 में। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न से किसे स्थापित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, इसका विरोध किया था और साथ ही साथ क्या स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्न से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? बताइए फ्रेंड्स, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1784 में कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी ये बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कलकत्ता। कलकत्ता में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी फॉर बंगाल की स्थापना निम्न से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है ये सवाल पूछ रहा है फ्रेंड्स। प्रतियोगिता परीक्षा किसमें हुआ वो हमने देख लिया। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है ये हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। खारदा का युद्ध निम्न से किसके समय काल में हुआ था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर जॉन शोर के समय काल में खारदा का युद्ध हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फ्रेंड्स कहाँ हुई थी? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मद्रास। मद्रास में हुई थी। 20 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत ही शांतिपूर्ण का काल रहा था इनका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। निम्न में से किसने अंग्रेज को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? किसने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? बताइए फ्रेंड्स कौन होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रेस की स्वतंत्रता किसने दिलाई ये सवाल है। भारत के गवर्नर जनरल ने जिसने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई। बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेडकॉफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? बताइए फ्रेंड्स कौन थे उस वक्त कार्यरत? क्वेश्चन नंबर 24 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड
कैनिंग कार्यरत थे और यही भारत के पहले वायसराय भी बनते। हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश राज में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था सतारा। निम्न से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई? क्वेश्चन नंबर 26। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था? एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था। श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्नवालिस। निम्न में से किसी आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वायसराय वाला, वो पार्ट को देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।